नमस्कार। देखिए, चुनाव आते हैं जाते हैं, भविष्यवाणियां होती हैं, लेकिन आज हम इन सब से थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम समझेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग असल में होती क्या है। ये विश्लेषण किसी को जिताने या हराने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि पीपल सेंट्रिक पॉलिटिक्स यानी जनता पर केंद्रित राजनीति का एक मजबूत ब्लूप्रिंट, एक ठोस खाका आखिर बनता कैसे है और दिखता कैसे है। तो आज की हमारी केस स्टडी है असम का गोलपाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र। ये वो जमीन है जिसे ब्रह्मपुत्र नदी ने खुद गढ़ा है। आप जानते हैं, यहाँ नदी ही जिंदगी की लय तय करती है और नदी ही सबसे बड़ी चुनौती भी है। तो अगर यहाँ की राजनीति को समझना है तो पहले यहाँ की मिट्टी, यहाँ के पानी, यहाँ के लोगों के मिजाज को समझना बहुत जरूरी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90.43%। 2021 के चुनावों में यहाँ 90% से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग अपने भविष्य को लेकर कितने ज्यादा सजग हैं, कितने एक्टिव हैं और कितनी उम्मीदें रखते हैं। ये एक ऐसा वोटर है जो अपनी आवाज को जानता भी है और उठाना भी जानता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों की सेवा आखिर की कैसे जाए, जो अपने भविष्य में इतना डीपली इन्वेस्टेड हैं। जवाब किसी राजनीतिक दाव पेच में नहीं है। जवाब छिपा है जमीनी हकीकत में, गवर्नेंस में, सच्ची सेवा में। तो चलिए इसी जवाब की गहराई में उतरते हैं। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने का जो सबसे पहला कदम होता है वो है जमीन को समझना। तो राजनीति पर बात करने से पहले हमें यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझना होगा। ये लोग हैं कौन, इनकी उम्मीदें क्या हैं और कौन सी वो बातें हैं, वो मुद्दे हैं जो इन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो गोलपाड़ा पश्चिम की डेमोग्राफी यानी कि यहाँ की आबादी की बनावट पर एक नज़र डालते हैं। लगभग 58% मुस्लिम आबादी है, 18% अनुसूचित जनजाति जिसमें खास तौर पर राभा समुदाय के लोग हैं और बाकी दूसरे समुदाय। लेकिन एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये असल में उन समुदायों का एक कोalition है, गठबंधन है, जिनकी चुनौतियां और जिनके सपने आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और कामयाब नेता भी वही है जो इन सब का भरोसा एक साथ जीत सके। चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, नंबर्स टेल अ स्टोरी। आंकड़े एक कहानी कहते हैं और ये कहानी पिछले 30 सालों में जनता के दिए गए फैसलों का एक साफ आईना है। ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 2021 के नतीजे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिले 54% से भी ज्यादा वोट, वहीं बीजेपी की सहयोगी पार्टी एजीपी को मिले करीब 25%। जीत का जो अंतर था वो था 40,000 वोटों से भी ज्यादा। ये एक बहुत बहुत मजबूत जनादेश है। लेकिन ये इस लंबी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है, बस एक अध्याय। अब इस टेबल पे थोड़ा वक्त लगाते हैं। ये पिछले 7 चुनावों का पूरा ट्रेंड है। यहाँ आईएनसी के सफर को देखिए। 1991 में सिर्फ 18% के आसपास वोट शेयर, फिर 2001 और 2011 में ये फिर से नीचे आया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वोट जो है वो कई उम्मीदवारों में बंट गया था, लेकिन फिर 2016 में एक जबरदस्त छलांग लगती है और वोट शेयर पहुंचता है 44% पर, और 2021 में ये बढ़कर हो जाता है 54%। इससे पता चलता है कि यहाँ का वोटर कितना डायनामिक है। जब वोट बिखरता है तो नतीजा कुछ और होता है, और जब वोट एक जगह कंसोलिडेट होता है, इकट्ठा होता है, तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। वोटों का यही कंसोलिडेशन और फ्रैगमेंटेशन यानी एकीकरण और बिखराव, यही यहाँ की राजनीति की असली चाबी है। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले ये बहुत जरूरी है कि अपनी जमीनी हकीकत का एक ईमानदार जायजा लिया जाए। और इसके लिए स्वॉट एनालिसिस यानी कि स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे, इनका आकलन एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। तो सबसे पहले अंदरूनी मामलों को देखते हैं। एक तरफ है ताकत, इनकम्बेंसी यानी मौजूदा विधायक होना, एक मजबूत लोकल नेटवर्क, और सबसे बड़ी बात 58% मुस्लिम और 18% आदिवासी समुदायों का गहरा भरोसा। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी साफ हैं, पार्टी के अंदर की अनबन और डिजिटल और मीडिया में बहुत ही कमजोर मौजूदगी। तो साफ है, जहां समुदाय का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी है, वहीं संगठन की अंदरूनी लड़ाई एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखते हैं बाहरी माहौल को। अपॉर्चुनिटीज यानी अवसर क्या हैं? पहला, राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर का फायदा मिल सकता है। दूसरा, आज की जो युवा पीढ़ी है जो मोबाइल से जुड़ी हुई है, उस तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन खतरे भी कम नहीं है। विपक्ष के पास रिसोर्सेज की यानी संसाधनों की कोई कमी नहीं है,
सीएए या एनआरसी जैसे पोलराइजिंग यानी ध्रुवीकरण करने वाले मुद्दे हैं। और हाँ, ये खतरा तो हमेशा बना रहता है कि कोई नया उम्मीदवार मैदान में आकर माइनॉरिटी वोटों को बांट ना दे। तो अब तक हमने पॉलिटिकल एनालिसिस किया, लेकिन अब हम इससे आगे बढ़कर लोगों की असल जिंदगी की जो मुश्किलें हैं उन पर ध्यान देंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, कोई भी असरदार स्ट्रैटेजी बंद कमरों में नहीं बनती, वो बनती है जनता की सच्ची चिंताओं को सुनकर, उन्हें समझकर। ये जो आप देख रहे हैं, ये है जनता के दर्द का एक हीट मैप। सबसे ऊपर देखिए, जिनकी प्रायोरिटी हाई पर है, बार बार आने वाली बाढ़ और नदी का कटाव और बेरोजगारी। देखिए, ये सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों के वजूद से जुड़े सवाल हैं, उनके एग्जिस्टेंस से जुड़े सवाल हैं। किसी भी सच्चे जनसेवक के लिए यही पहली और सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो ये महज शिकायतों की एक लिस्ट नहीं है, नहीं, ये गवर्नेंस का एजेंडा है। और ये वो एजेंडा है जिसे गोलपाड़ा पश्चिम की जनता ने खुद लिखा है। ये किसी भी लीडर को आईने की तरह साफ साफ बताता है कि अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज को लगाना कहाँ है। सीधी सी बात है, जो नेता सुनता है वही सही मायनों में सेवा कर सकता है। तो सवाल ये है कि इस गहरी समझ को एक कॉन्क्रीट एक्शन प्लान में, एक ठोस कार्य योजना में कैसे बदला जाए। इसका जवाब है चतुर्मुख सिद्धांत में। ये एक 4 आयामी रास्ता है जो स्ट्रैटेजी को कागज से उतारकर जमीन की हकीकत बनाता है। इसके 4 मजबूत पिलर्स हैं, 4 स्तंभ जो एक दूसरे पर टिके हैं। पहला, इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी, यानी हर एक वोट को समझना और उसे एकजुट करना। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी, यानी पार्टी को बूथ लेवल से, बिल्कुल ग्रास रूट से फिर से खड़ा करना, उसे मजबूती देना। तीसरा, नैरेटिव स्ट्रैटेजी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव गढ़ना जो सीधे लोगों के दिलो दिमाग से जाके जुड़े। और चौथा, रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी, मतलब हर छोटे बड़े साधन का सबसे इफेक्टिव, सबसे असरदार इस्तेमाल करना। और इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो कोर है, जो मूल विचार है, वो है डेवलपमेंट विद डिग्निटी, गरिमा के साथ विकास। अब ये नैरेटिव क्यों जरूरी है? क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर के पोलराइजिंग नारों का एक सीधा और जमीनी जवाब है। इसका फोकस लोकल जरूरतों पर है, नौकरी, बाढ़ से राहत, अच्छी सड़कें, और साथ ही ये अल्पसंख्यकों के सम्मान और उनके अधिकारों की सुरक्षा की भी बात करता है। ये विकास को आत्मसम्मान से जोड़ता है। और सुनिए, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान है। 90 दिनों का काउंटडाउन, D90। पहले 30 दिन लोगों को सुनना और स्ट्रैटेजी को फाइनल शेप देना। D60, अगले 30 दिन अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना, अपनी बात लोगों तक पहुंचाना। D30, आखिरी 30 दिन आउटरीच को, जनसंपर्क को और भी ज्यादा तेज करना। और D0 यानी चुनाव के दिन, गेट आउट द वोट, हर एक वोटर को बूथ तक पहुंचाना। ये दिखाता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन्ड तरीके से जमीन पर कैसे उतारा जाता है। तो चलिए आखिर में इस पूरी केस स्टडी से जो सबक मिलते हैं उन पर गौर करते हैं। ये कहानी सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं है, बल्कि ये हमें पब्लिक सर्विस यानी जन सेवा के भविष्य की एक झलक भी देती है। आज का सफल शासन सिंहासन का खेल नहीं है, ये सेवा का विज्ञान है। एक मॉडर्न लीडर को सिर्फ एक करिश्माई वक्ता नहीं होना पड़ता, बल्कि उससे एक शांत, डेटा ड्रिवन टेक्नोक्रेट भी होना पड़ता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो शुरू तो आंकड़ों से होती है, लेकिन उसकी मंजिल हमेशा हमेशा लोगों को सम्मान और गरिमा से भरा जीवन देने में ही होनी चाहिए। क्योंकि दिन के अंत में असली जीत वही है जो लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाए।